नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जे सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साइंस के प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एनसीएल हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन दिया है एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर और जॉन सॉल्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा वाला होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने 1683 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किया था। ठीक है, और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के निवासी थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 7.6, 8.1, 7.4, 6.7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 7.4। मानव रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रश्न में कई बार ऐसे भी घुमा के आ जाता है कि मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों 7.4 यहाँ पे पीएच मान दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड है, मानव का जो रक्त है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, कैसी प्रकृति? क्षारीय, यानी कि बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, और वही अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति होगी दोस्तों एसिडिक। ठीक है, एसिडिक नेचर का वो होगा। और किसी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 दे दिया तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या होगा? न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको पता चली गया है, कितना है? 7.4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर मापने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मीटर, या कह सकते हैं वोल्ट मापी, और चौथा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विभव मापी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे विभवांतर मापने के इससे समझ में आ रहा है कि इसका जो आंसर होना चाहिए विभव मापी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो विभव मापी है, ठीक है, विभव मापी का जो कार्य होता है वो क्या करना है? विभव को मापना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एमीटर। एमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, तो ये एमीटर उसके लिए प्रयोग होता है। वोल्ट मापी, ठीक है, तो वोल्ट मापी जो है विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, क्या करता है? धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। तो ये जो है देखिए, एमीटर और गैल्वेनोमीटर लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक प्रकार का एमीटर ही है। ठीक है, क्योंकि एमीटर क्या करता है? ये भी क्या करता है? विद्युत धारा का मापता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निमोनिया निम्न में से किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटोजुआ, फंगस, वायरस और जीवाणु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से सूखी बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बर्फ धूल, द्रवित नाइट्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं
बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये ऐसे ही प्रश्न उठा के ला दिए हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? ऑप्शन है कपूर, बर्फ, मोम, इथाइल अल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर है किस में होता है? कपूर में ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा है? हैजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हेनरी बैकेरल, सत्येंद्र नाथ बोस, जैकब वर्जीनियस, आइंस्टीन। तो यहाँ पर जो सही आंसर दोस्तों किसने किया था रेडियोधर्मिता की खोज? तो ये किए थे हेनरी बैकेरल ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में दोस्तों कितनी होती है? चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 338 दिया है, 418, 536 और 639। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 639 है। अगले प्रश्न को देखते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, सेक्सटेंट, बायनाकुलर दूरबीन। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा। जो पेरिस्कोप होता है दोस्तों, यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर का जो वातावरण होता है उसको देख सकता है, ठीक है। ये एक प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पनडुब्बी में किया जाता है, युद्धपोत में किया जाता है, आर्मी के द्वारा, सेना के सैनिकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे। तो माइक्रोस्कोप का जो काम होता है, ये क्या करना होता है? बहुत ही सूक्ष्म जीवों को, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके दिखाने का काम होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पैथोलॉजी लैब वगैरह में जब जाते हैं या फिर आप हाई स्कूल या इंटर में जब थे तो वहाँ पे सेक्शन वगैरह काटते थे, प्रोटोजोआ वगैरह को देखते थे, अमीबा को देखते थे। तो वो जो सूक्ष्मदर्शी थी उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। अब ये सेक्सटेंट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सेक्सटेंट क्या है? एक ऐसा यंत्र है कि दो पिंडों के बीच की कोणीय दूरी को मापता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बायनाकुलर दूरबीन, ठीक है। ये क्या करता है? दूर की वस्तुओं को देखने में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बायनाकुलर दूरबीन, क्योंकि प्रश्न है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बायनाकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिमान वस्तु में होती है, ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिमान वस्तु में जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा तो होगी नहीं, भूतापीय ऊर्जा होगी नहीं, जल विद्युत ऊर्जा होगी नहीं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगी? किसी वस्तु में उसके गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है? तो वो होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, ऑप्शन है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई, जिन्होंने खोज की थी, किस चीज़ की खोज की थी इन्होंने? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इन्होंने जो खोज किया था वो किया था डायनामाइट का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है, आपको ये रट लेना होगा कि यहाँ जो सेल्सियस में बात करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं, तो ये एसआई मात्रक नहीं होता है। एग्जाम में इसीलिए बार बार ताप का एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस आप बार बार यूज करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में और आप कंफ्यूज जाएंगे और यहाँ पे आप गलत करके चले आएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन गैस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन में या ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? O3 होता है, ठीक है।
अब आप बता सकते हैं कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 3। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मेनियम आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विद्युत रोधी, चालक, अर्धचालक और विमंदक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र के जल में निम्न में से क्या पाया जाता है, लोहा, जस्ता, टिन, आयोडीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में से वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। ऑप्शन है अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन का जलना, खनन कार्य, कृषि गतिविधियाँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए अम्लीय वर्षा जो है ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है, ना कि अम्लीय वर्षा के कारण वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, मतलब कि इसमें से कारक नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कारक तो अगर देखा जाए तो अम्लीय वर्षा नहीं है वायु प्रदूषण का, क्योंकि वायु प्रदूषण होने के बाद अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, और चलो यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो धुआं होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा उससे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं में आंसर, नहीं में क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा है खनन कार्य, जब खनन कार्य किया जाता है तो बहुत सारी वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं जिसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ईंधन कोई जलता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर दूसरे वायु प्रदूषक गैसें निकलती हैं। अगला है, कृषि गतिविधियों में क्या होता है कि जब भी हम कृषि के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कबाड़ को या फिर कूड़े को हम क्या करते हैं, जला के ख़त्म कर देते हैं ताकि वहाँ पे हम कृषि उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हैं ये क्या है, इसको सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या है, निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, वो हमें बताना था। तो अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारक हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से क्या ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए समतल कांच, सौर पैनल, भाप का इंजन और बिजली का प्रेस। तो यहाँ पर समतल कांच की बात करें हम तो ये क्या करता है, ये ऊर्जा को परिवर्तित करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो सही होगा। और बाकी कैसे नहीं होंगे मैं बता दूँ आपको। सौर पैनल जो है ये क्या करता है, ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ठीक है, वो परिवर्तक का कार्य करता है क्योंकि सोलर एनर्जी को क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। भाप इंजन क्या करता है, ऊष्मीय इंजन को परिवर्तित कर देता है। अगला है बिजली का प्रेस। बिजली का प्रेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ये हीट एनर्जी में। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब क्या हो गए, ये तीनों हो गए ऊर्जा परिवर्तक। ठीक है, और जो ऊर्जा परिवर्तक नहीं है वो है समतल कांच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।